अभी जो हमारी क्लास है ना आज की, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज हो पाएगा। उससे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक साथ क्या करते देखते हैं, समरी करके देखते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो है हमें पढ़ना है दोनों की, कैसे समरी ऑफ लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, दोनों की एक साथ देखनी है हमें, ठीक है। लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें, आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहले कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्लाइकोलाइसिस से हुई थी। ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने थे और डायरेक्ट 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसमें? क्रेब्स साइकिल में। बेटा किसी का माइक ना अनम्यूट है, बेटा माइक अनम्यूट करें अपना, पहले आप कर दो, नहीं तो यहाँ से आपको कुछ बोलना हुआ करे तभी बोलो। माइक अनम्यूट करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो समरी ऑफ लिंक रिएक्शन हमें देखना है। हमें पता है कि लिंक रिएक्शन में कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। हाँ, क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक एटीपी के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए टीसीए साइकिल 2 बार रन करती है, तो 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जीटीपी के थ्रू, वाया जीटीपी करना, ठीक है। इसके अलावा 2 एटीपी कहाँ बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में। ये 4 टोटल हमें डायरेक्ट एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। और हमने ये भी लिखा हुआ है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें टोटल जो हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो या तो 36 या तो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अच्छा, ये इसमें से भी अगर आपके पास कभी ऑप्शन आए कि 36 है या 38 है, देन यू हैव टू टेक ऑन इट 38 अंडर आइडियल कंडीशंस। दोनों ही है अंडर आइडियल कंडीशन के लिए, तो चाहे आपका 36 है या 38 है। आज हम देखेंगे कैसे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अभी तक तो हम क्या लिख रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 एटीपी तो डायरेक्ट मिलते हैं 4। अगर 36 होंगे बेटा तो 32, 38 होंगे तो 34 एटीपी वो कहाँ से जनरेट होंगी? चलिए, सबसे पहले तो हम इसकी जो इनको लिंक करते हैं आपस में, ठीक है। लिंक रिएक्शन को और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करते हैं, दोनों को ही। आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या था? लिंक रिएक्शन में कौन सी कहानी हुई थी? देखिए, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, 2 पायरुविक एसिड, यही थे ना, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, प्लस और क्या, अगर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे साथ में NaBH2 था, साथ में FADH2 भी था, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हुए थे कुछ, और मैं एक और यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ बेटा, एक एडीपी का मॉलिक्यूल भी बना था। आपको याद आया ये सब किसके हैं? ये जो पायरुविक एसिड था ये तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था। ये सब किसके प्रोडक्ट है? कुछ याद आ रहा है? ये सब आपके क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट हैं, है ना। ये अब आपको पता है ये जो पायरुविक एसिड है इससे फॉर्मेशन किसका हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अगर 2 है तो 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ फॉर्म हुए थे। आपको पता है एक पायरुविक एसिड जब एंटर करता है टीसीए साइकिल में विद द हेल्प ऑफ लिंक रिएक्शन प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो उससे कितने NADH2 बनते हैं? 3 बनते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड की बात कर रही हूँ तो टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको सिर्फ एक कर लेते हैं, एक पायरुविक एसिड है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो एक जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तब एक NADH2 बनता है, और फिर जब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में एंटर करता है तो 3 वहां पर जनरेट होते हैं। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने बने?
4 NADH2। याद रखिएगा, एक की कहानी लेकर के चल रहे हैं हम, एक, ठीक है। अब FADH2 की बात आ जाती है, कितना है यहाँ पर भी 1 FADH2। वाटर के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने थे ना, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली सॉरी 2 नहीं, एक ही आया था। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे 2। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 1 थे कि 2 थे? एनी आइडिया? वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमने कितना लिखा था? एक नहीं, एक तो 7th स्टेप पे था, एक और था आपका 8th स्टेप, 2 ही था, हाँ 2 ही था, सॉरी, ठीक है, हाँ 2। और एक ही था ADP प्लस PI जो कि एक ATP में कन्वर्ट हुआ था। ये थी एक की कहानी। अगर 2 होंगे यहाँ पे तो सब कुछ कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम A से अब जो रिलीजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या थे? हमें पता है यहाँ पर कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे? 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे। आया समझ में? और ये जो ADP प्लस PI था, इससे एक ATP के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। यही था ना, 2 CO2 और 1 ATP, ठीक है। ये वाला जो स्टेप था, इसमें से सिर्फ ये दिस वन इज एसिटाइल कोएंजाइम A। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना मैं 1 लिखती हूँ, ये हटा देते हैं हम पूरा, और ये ATP में मैं रिमूव कर देती हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसको कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस, हाँ थोड़ा सा ठीक करने दो मोबाइल को। हाँ ठीक है, तो ये जो है एक से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बना, और इसी से एक CO, ठीक है। तो देखिए, एक पायरुविक एसिड से अगर वो तीसरे साइकिल में विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर कर रहा है, 3 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, और एक ADP प्लस PI जो कि एक ATP के मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। ये पायरुविक एसिड ने एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया। जब वो एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता, देखिए मैंने पायरुविक एसिड के आगे एरो बनाया है सिर्फ, अभी इन सब के आगे नहीं बनाया है। जब वो बनाएगा तो क्या क्या बनाता है, ये जो है ना, ये लिंक रिएक्शन का पार्ट है, याद आ भी रहा होगा आपको, है ना, जिसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम A, एक CO2 का मॉलिक्यूल डिकार्बोक्सिलेशन रिलीज होता है, और एक NADH2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये है आपका लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट कहाँ पर होता है? यहाँ तक की कहानी कहाँ पे हुई थी? साइटोप्लाज्म में हुई थी। साइटोप्लाज्म से कहानी कहाँ आ चुकी है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ चुकी है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फिर से ये जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स है नाउ, दे विल एंटर इनटू, अब ये किस में एंटर कर जाएंगे? आपके क्रेब्स साइकिल में। ये किस में एंटर कर जाएंगे बेटा? क्रेब्स साइकिल में। एंड यू नो इट वेरी वेल कि जो क्रेब्स साइकिल है, दैट्स ऑल्सो बीइंग टेक्स प्लेस अंडर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये भी किस में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस का फॉर्मेशन होगा। डन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि इसके पास में क्रेब्स साइकिल में, तीसरे साइकिल में एंटर करती है, तो किस किस का फॉर्मेशन होता है? एक तो ये जो ADP प्लस PI था, ये एक ATP में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू? GTP के थ्रू, वाया GTP। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इतने अमाउंट ऑफ ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। बहुत ध्यान से देख समझना है इसको, ठीक है। तो एक तो ATP का मॉलिक्यूल डायरेक्ट मिलता है एक एसिटाइल के लिए, और एक ही पायरुविक एसिड से। अगर 2 होंगे तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन हम एक से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट ATP है।
इसके अलावा फिर क्या होता है, जनरली NADH2 के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। टोटल NADH2 के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं यहाँ पे, 4। कहाँ से, एक तो ये और 3 पूरे टीसी साइकिल में बनते हैं और एक लिंक रिएक्शन का, है ना, हम पूरा टीसी साइकिल का पढ़ रहे हैं। तो 4NADH प्लस 4H प्लस, और एक एसिटाइल कोएंजाइम है तो जो FADH है वो कितना बनेगा बेटा, 1 FADH प्लस H प्लस। ठीक है, इसके अलावा आपको याद आया एक CO2 तो यहाँ है और 2 CO2 वहाँ, ये तो हमने एक ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, शायद लिख देते हैं इसको, 2 CO2 यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने बनते हैं, 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये किसका है आपका, ये है TCA साइकिल। कंप्लीट जब हो जाती है तो इस तरह से एक पायरुविक एसिड से अल्टीमेट जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो ये होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जल्दी से हाँ या ना बोलिएगा, जल्दी से बेटा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम की है। अब सपोज कीजिएगा आपसे क्वेश्चन में दिया गया है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अंडर आइडियल कंडीशंस इन एरोबिक पाथवे में हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, कैसे बनेंगे? ये बड़ा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे, ये तो हमने एक एसिटाइल एक के लिए लिखा है, अगर मैं पूरा लिख देती हूँ फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सब कुछ डबल हो जाएगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 2 ही NADH2 का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं अल्टीमेट इस TC साइकिल के प्रोडक्ट्स को लिखती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 की जगह पर तो 2 ATP, 4 की जगह पर 8 NADH2, यहाँ पे 1 की जगह पर 2 FADH2 और 3 की जगह पर 6 CO2 रिलीज होंगे, 2 लिंक रिएक्शन में और यहाँ पे भी 2 होंगे, है ना, एक, हाँ 2 यहाँ लिंक रिएक्शन में और यहाँ पे 4 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो टोटल 6 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये TCA साइकिल ही है, लेकिन ये जब है जब ये TCA साइकिल 2 टाइम रन कर गई है। ठीक है, when it runs 2 टाइम, और TCA साइकिल 2 टाइम्स रन कब करेगी, जब वो पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करेगी। एक पायरुविक एसिड है, एक एसिटाइल बनेगा, एक टाइम रन करेगी, फिर दूसरा वाला भी तो पायरुविक एसिड बनाए ना, तो उसके लिए उसको फिर से एंट्री करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, यानी कि एवरीथिंग विल बी इन द डबल क्वांटिटी। अब हम समझते हैं 36 और 38 ATP की कहानी। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। 2 ATP के मॉलिक्यूल्स तो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे एक ग्लूकोज से, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस के, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP तो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पार्शियल ब्रेकडाउन पे। डायरेक्ट ATP की बात कर लेते हैं पहले, फिर जो TCA साइकिल है उस TCA साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक ATP बना था, तो अगर 2 हैं, क्योंकि ग्लूकोज से तो 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं और 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये वाले जो ATP बने थे ये GTP के थ्रू बने हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल्दो हमें ये 4 ATP जो है, कितनी है, 4 ATP, ये हमें डायरेक्ट फॉर्म हो रही है, डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ इतनी सी ATP बनाने के लिए थोड़े ना इतना सारी मेहनत करिए, है ना, बननी कितनी चाहिए, इतनी या तो इतनी। अब यहाँ पे आपको समझना है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP तो बने थे, इसके साथ में बेटा 2 रिड्यूस कोएंजाइम का फॉर्मेशन भी हुआ था, है ना, 2NADH प्लस 2H प्लस बने थे ना ग्लाइकोलाइसिस में। ऐसे ही एक लिंक रिएक्शन में बनता है। अब पूरे ग्लूकोज की बात करेंगे तो 2 बनेंगे और इतने अमाउंट बनते हैं किसमें,
क्रेब्स साइकिल में इनके पास में हिडन अमाउंट में बहुत सारा एटीपी है, पर ये अभी उस एटीपी को रिलीज नहीं करेंगे। जब ये एटीपी यानी कि जब ये सब मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये पूरी कहानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई है। अब ये सब जो एंटर करेंगे किसमें, वीडियो पॉज हो रही है, ऐसे कैसे वीडियो पॉज हो रही है अपने आप से, सबके साथ हो रहा है क्या? एक मिनट, अब सबके साथ हो रहा है क्या वीडियो पॉज? अभी ठीक है? अब ठीक है क्या? अभी भी ठीक नहीं है बेटा, अभी ठीक है क्या? हाँ या ठीक? अच्छा ठीक है ना, ओके ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये जो FADH है और ये जो NADH है, इनके पास में जो हिडन अमाउंट में ATP मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ये जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइकिल, ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये एंटर कर जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, हमने पढ़ा भी था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। And once they enter into the inner mitochondrial membrane, especially these reduced coenzyme, तब ये अपने हिडन अमाउंट ऑफ एटीपी को रिलीज करेंगे और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्चुअल में इनके पास में बहुत सारे एटीपी है, इनके पास में बहुत सारे एटीपी तो हिडन फॉर्म में है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। वो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ होगा। कैसे होगा? आपको पता है एक FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ये तो आपको पता है। अब आप मुझे बताइए कि पूरे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में टोटल ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल सबको मिला करके कितने NADH के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे, वो चीज़ लिख लेते हैं। 2 NADH प्लस 2H प्लस किस में रिलीज हुए थे, बने थे ग्लाइकोलाइसिस में। एक बनता है किसमें, लिंक रिएक्शन में, लेकिन हम पूरे ग्लूकोज की कहानी लिख रहे हैं इसलिए 2 NADH2 इन द लिंक रिएक्शन और 6 NADH2 प्लस 6H प्लस इन द क्रेब्स साइकिल। सही बोल रही हूँ ना मैं? बस उसी चीज को हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो TCA साइकिल में 2 तो ATP मॉलिक्यूल्स बने हैं, पूरे एक ग्लूकोज के लिए लिख रहे हैं हम, और 6 NADH प्लस 6H प्लस का फॉर्मेशन हुआ, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जब एंटर करेंगे 2 बार TCA साइकिल में। और बेटा 2 FADH2 है ना, 2 FADH प्लस 2H प्लस, ये TCA साइकिल के हैं। अब यहीं पर मैं लिख देती हूँ लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था। आपको पता है ना, लिंक रिएक्शन में भी NADH2 के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, एक से एक बार हुआ, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, तो 2 NADH2 यहाँ बन गए। समझ में आ गया सबको? बस अब आप इनके ATP निकाल दीजिए उधर और इसे ऐड कर दीजिएगा। देखिए 2 NADH प्लस H प्लस ग्लाइकोलाइसिस में है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे तो इससे 3 ATP एक से मिलती है, 2 है यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल 6 ATP तो ग्लाइकोलाइसिस से आएंगे जब वो एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये 2 ATP हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, 4 ATP। 6 NADH प्लस H प्लस ये किसके हैं, TCA साइकिल के, है ना। तो 1 से 3 बनते हैं, तो 6 से कितने हो जाएंगे 18 ATP। कितने हो गए 18 ATP। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएंगे तब ये 18 ATP रिलीज करेंगे। एक FADH से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। टोटल पूरे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जब TCA साइकिल 2 बार रन करती है तो उससे 2 FADH2 बनते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितनी एनर्जी से रिलीज होगी 4 ATP। और ये 2 NADH2 एक से एक, और दूसरा वाला जब पायरुविक एसिड एंटर करेगा वो दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा तो उससे भी एक NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 6 ATP। बताइएगा जल्दी से ऐड करके कितना आ जाएगा टोटल। देखिए 6 4 10, ठीक है, 10 और 18 28,
ठीक है। 28 और 4 32 और 32 और 6 कितना हो गया बताइएगा? 38 ATP। यही तो हम पढ़ रहे थे अभी तक, समझ में आया कि नहीं आया? यही तो हमने पढ़ा है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या तो 36 बनेंगे तो 38 ATP बनेंगे। लेकिन इसमें से भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो आंसर है वो ये है, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो ये है। अच्छा, हम ये भी देखेंगे 36 ATP कहाँ बनेंगे, वो सब अब हम पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे। इस तरह से 38 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक मिनट बेटा, ये काम अभी सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, एक मिनट, तो मैं ये काम कर लेती हूँ, है ना। नॉट लुकिंग क्लियर, किसी को भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो जाता है आप लोगों की क्लास में? एक मिनट बेटा, हाँ अभी शायद दिख जाएगा आपको अच्छे से, एक मिनट। हाँ अब बताइएगा मुझे, अभी क्लियर दिखा क्या? क्लियर दिखा क्या? जूम भी नहीं होता इसमें? अच्छा जूम नहीं होता है, लो जूम तो मैंने कर दिया। अब दिख रहा है जूम? होता है ना जूम तो? किसी बच्चे ने कुछ तो भी मैसेज किया है, नहीं होता, कोई बात नहीं है, पर पूरा ब्लर हो रहा है। आई होप बेटा, पता है गूगल मीटिंग जो ऐप है ना, वो पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, वो ठीक नहीं चल पा रहा है, वरना मुझे तो वही बेस्ट लगता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम, चलिए एक काम करती हूँ, तो अगर ऐसा है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, देन आई विल सेंड यू। दिस तक नहीं क्लियर, हमारे यहाँ तो नहीं होता जूम। क्या बोला? आप देखो, स्क्रीन पिंच करो, होता है जूम। हाँ स्क्रीन को डबल वो करना होता है आपको। हाँ बिल्कुल डालूंगी ना, क्यों नहीं डालूंगी, करूंगी, इसको क्यों नहीं करूंगी मैं। एक मिनट, मैं इसका एक फोटो ले देती हूँ ताकि आप लोग को सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अरे तुम्हारी क्लास चल रही है, उसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? एक पिक लेना है बच्चों का बस। स्क्रीन प्रॉब्लम बहुत बेकार है पे, अच्छे नहीं चल रहे हैं। वीडियो तो बहुत अच्छी है, देखो क्या हो गया, स्क्रीन शेयर करनी है क्या? हाँ बच्चों अभी बताइएगा, अभी ठीक चल रहा है क्या? अब मैं आपको इसका एक फोटो सेंड कर दूंगी ग्रुप में। अभी ठीक चल रहा है थोड़ा? अभी ठीक है ना? चलिए आप फटाफट से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आई विल सेंड यू इन ग्रुप, ठीक है। मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, आप भी एक बार ले लीजिएगा और बाकी आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। ये सबको समझ में आ गया ना कि 38 ATP जो होते हैं वो किस तरह से जनरेट होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन में अंडर आइडियल कंडीशन। सबको समझ में आया? डन ऋतुजा की तरफ से, ठीक है। तो अब हमसे रब कर देते हैं। सबका हो गया, चलिए ठीक है। देखिए अब हमने समझ लिया है लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल को एक साथ रिलेट करके कैसे 38 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे अंडर आइडियल कंडीशन, ठीक है। लेकिन अभी तक भी हमने ये नहीं देखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चीज़ हमें अब समझनी है, ठीक है। अब हमारा चल क्या रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा किसी का माइक अनम्यूट हो रखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन,
ठीक है, ये चल रहा है हमारा। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट पाथवे हम बच्चे, किसका माइक म्यूट है? ओ वीडियो पॉज, वीडियो पॉज। बेटा किसी का माइक म्यूट है, अनम्यूट करें उसे, सॉरी अनम्यूट करें, म्यूट करें। मैं बार बार उल्टा बोल रही हूँ, बच्चे नहीं सुनते हैं। अब तो नहीं है वीडियो पॉज बच्चों, जल्दी से बताइएगा। नहीं है ना, चलो। ठीक है, तो हमारा चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें भी हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पाथवे, दैट इज नॉर्मल पाथवे। पीपीपी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, नॉर्मल पाथवे पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ लिया, लिंक रिएक्शन हमने पढ़ लिया, टीसी साइकिल हमने पढ़ लिया। फोर्थ स्टेप अब हम पढ़ने वाले हैं। उसका जो फोर्थ स्टेप था क्या था? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये था टर्मिनल ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल जो ऑक्सीडेशन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक तो आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये है। वी नो इट वेरी वेल कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, अभी तक जो 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और टीसी साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। बट ये कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। MB है ये, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। देखिएगा, पहली बात तो ये हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन का यूज यहाँ होगा। ये जो है दिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन यूज होगी, इन्वॉल्व होगी, और वो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कंप्लीटली। बाकी दोनों के दोनों होंगे तो कहाँ पे? मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एटीपी जो जनरेट होता है वो यहाँ होगा, जो 38 एटीपी बनते हैं, जो रिलीज होते हैं, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम में है, ठीक है। मोर या हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है, जनरेट होती है। अच्छा, अब देखिएगा कहाँ हो रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टर्मिनल ऑक्सीडेशन का एम क्या है इसका? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एम और ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। इसकी शायद बेटा क्लास डिस्कनेक्ट होने जा रही है, आपको दोबारा से सेम आईडी पर उसी पासवर्ड के साथ में रिकनेक्ट करना होगा, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नीचे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, RYLATION, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होती है, जो 38 एटीपी हम बोल रहे थे, यानी कि जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स ये हैं वो यहाँ पर अपने जो भी उनके हाइड्रोजन एटम्स है, जो भी उनका एटीपी हिडन स्टोर में है, उसको यहाँ पे रिलीज करते हैं इस स्टेप पे। दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम, इनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको और इसको एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, इसी के अंदर भी आएगा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वो बता दूंगी मैं आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, बताएंगे हम अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन फेज चल रहा है, ठीक है। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है बच्चों तो इसी आईडी पे वापस से रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। चलिए अब हम आ जाते हैं इसका जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका एम क्या है? क्या एम है बताइएगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट एम तो ये है कि एटीपी जो हिडन स्टोर में है उसको आपको रिलीज आउट कराना है। एटीपी प्रोडक्शन इन हायर अमाउंट,
फर्स्ट एम तो यही है इसका, एटीपी प्रोडक्शन। अच्छा, इसके अलावा सेकंड एम क्या है इसका, यहाँ पे रिडक्शन होना है अब किसका, ठीक है, रिडक्शन होगा इसका NADH का और FADH का, ये सेकंड एम है इसका, रिडक्शन ऑफ NADH प्लस H प्लस जो रिड्यूस कोएंजाइम्स हैं एंड FADH प्लस H प्लस। ये दो एम होते हैं किसके, फर्स्ट और ये सेकंड किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। यहां तक सबको समझ में आया, यस और नो? जल्दी से, मुझे बड़ा डाउट है कि क्लास डिस्कनेक्ट ना हो जाए एकदम से, पता भी नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, आपने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि जो NAD था, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम था, ठीक है, ये इसमें हाइड्रोजन का जब एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं हम उसे, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। तो हाँ, क्या हुआ यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो क्या कहानी हो रही थी, एक तो इसका एटीपी प्रोडक्शन करने का एम है, दूसरा इनको रिडक्शन करने का भी एम है, ठीक है, यही है यहाँ पे। हमें पता है कि अभी तक हमने क्या देखा था, जब NAD के साथ में एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा था उस स्टेप को हमने नाम दिया था रिडक्शन, यानी कि ये रिड्यूस हो रहे थे और रिड्यूस होकर के ये बना रहे थे NADH प्लस H प्लस। ऐसे ही FAD, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा था, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे ऐड हो रहे थे और ये वाला स्टेप भी तो रिडक्शन ही होगा, कुछ और तो नहीं होगा, है ना। और ये भी क्या बना रहा था, FADH प्लस H प्लस, ये रिड्यूस हो गए थे दोनों। अब आप मुझे बताइएगा, ये तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे तो ये इनके अंदर जो ATP है उसको रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास में सिर्फ एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। हम तो पूरे दिन कितना कुछ खाते पीते हैं, हमारे सेल्स को तो लगातार एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जब नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो फिर तो ये सब जनरेट नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर इन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो अब तो ये यूज हो गए, अब वापस से ये तो नहीं बन पाएगा। दूसरा जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करेगा उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये सब कहानी रिपीट नहीं हो पाएगी और फिर से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी तो सेल्स में उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाएंगी। क्या होता है इसके लिए, क्या ज़रूरी है इसके लिए, ये ज़रूरी है कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी को रिलीज कर दें, अपने हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज कर दें, तो फिर से ये अपने इस वाले स्टेट में आ जाएं, यानी कि अब इनका ऑक्सीडेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या होना बहुत ज़रूरी है, इनका ऑक्सीडेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। भाई अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जब इनका रिमूवल होगा तभी तो जाकर के ये अपने वापस से बैक स्टेट में आ पाएंगे, समझ में आ रहा है। जब इनका ऑक्सीडेशन होगा, ये रिलीज हो जाएंगे, हट जाएंगे, तब तो वो फिर से अपने वाले स्टेट में आ पाएंगे। तो इनका लगातार अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये रिलीज नहीं हो पाएंगे, हट नहीं पाएंगे और ये वापस से अपनी स्टेट में वापस नहीं आ पाएंगे। जब ये वापस अपनी इस वाले स्टेट में आ जाएंगे ऑक्सीडाइज होने के बाद में, तभी तो फिर से कोई नया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होकर के फिर से एक हिडन स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हो क्या रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों होता है तो हम क्या बोलते हैं, रीऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, हाँ ठीक है, या रीऑक्सीडेशन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ NADH, तो इसे आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। नॉट ओनली रिडक्शन
इनफैक्ट रीऑक्सीडाइज या रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH+H+ एंड FADH+H+ का ही मेन मोटिव होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ये ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH+H+, प्लीज डू करेक्ट इट, नॉट ओनली रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो गया तो फिर से ये स्टेट नहीं आ पाएगी, फिर से जब नया ग्लूकोज का एंटर करेगा मॉलिक्यूल तो फिर से ये फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और फिर से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो ये साइकिल बंद ना हो, लगातार चलती रहे, इसीलिए इन सब्सटेंसेस का, इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, रीऑक्सीडेशन। आया समझ में? एम समझ में आ गया कि नहीं आया सबको अच्छे से? हाँ या ना? चलिए ठीक है। अब हमने लिखा कहाँ पे है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब हम उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये एक सेल है सपोज, ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ कोर्स इस सेल में साइटोप्लाज्म भी होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन भी है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से, लाइक इन दिस वे, ठीक है। और यहाँ पे ये है, अलग से बना देती हूँ मैं, दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या है, हम जानते हैं ये एक यूकैरियोटिक सेल है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, 1 2, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल दिस वन इज, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अलावा ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डन। ये आपको पता ही है, जो फिंगर लाइक अपेंडिसेस है, क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टी बोलते हैं, इनर फोल्डिंग, है ना, ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज टू बी नोन एज क्रिस्टी। ये जो मैंने व्हाइट कलर से डॉट बनाया, ये आपको पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि यहाँ पे हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन तो हुआ इस स्टेप पे, ठीक है। उसके बाद में वो एंटर कहाँ कर गए थे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। दिस इज व्हाट, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये है वो। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हुआ था, इनका लगातार फॉर्मेशन हुआ था, ये तो कहानी हुई थी, यानी कि NADH2 प्लस या एंड FADH2, ये सब बने थे किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनने के बाद अब एंटर कहाँ कर रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ है, यहाँ है, यानी कि वो यहाँ पर आएंगे। आ रहा है सबको समझ में अच्छे से यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, नहीं हो रहा है ना। ये कहानी यहाँ होगी, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ हुआ, टीसी साइकिल लिंक रिएक्शन यहाँ हुआ, और इनके जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स थे अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं, सेल का एनर्जी हाउस है, क्योंकि यहाँ पे लगातार एनर्जी स्टोर होती है ना। अच्छा, और इसके अलावा देखिएगा बीच में ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन इज, ये जो पूरा ये इस तरह से है, ये जो है दिस इज, ठीक है। ये क्या है बताइएगा, से क्या बोलूँगी मैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है कि नहीं है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये माइटोकॉन्ड्रियल का स्पेस है, ये इस तरह से, ये देखिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं इसे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब हमें समझना क्या, ये तो हमने बना लिया, सेल थी, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहाँ इस रीजन पे है ना, इसमें इसके अंदर में टी से साइकिल हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, और अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगी। इतने से डायग्राम को अगर मैं यहाँ से, अब सपोज कीजिएगा दिस वन इज ओनली, हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देखना है, ये इतने से स्ट्रक्चर को अगर मैं पूरा यहाँ से कट करके अलग से ड्रॉ करते हैं कि कैसे वो एटीपी, कैसे ये अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और कैसे ये एनर्जी को फॉर्म करते हैं। तो मैं इतना सा यहाँ से कट करके इसको पूरा एक डिटेल में हम बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, उसमें क्या ऐसा होता है। एक्चुअली उसके पास में कुछ प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्लीज आप नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम साइड प्लीज, हो गई बेटा, साइड हो गई, मैं पूरी साइड हो गई। यू प्लीज नोट इट डाउन अप टू हेयर, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। हो गया? ओके, करो आराम से करो। डन, हो गया। ठीक है, डन ना, रद्द कर देते हैं हम इसे। और ये जो हमने पोर्शन, मैंने बोला ना इतना सा पोर्शन कट करके हम इसको अलग से ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कहानी होती है, कैसे वो बना होता है और कैसे उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कैसे उसके अंदर में एटीपी जनरेट होती है इतने हाई अमाउंट में, और यहीं पर होगा ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, देखिएगा, अब इसे समझिएगा। सबसे पहले हम जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको भी बना लेते हैं, और शायद में फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल को भी बनाएंगे, और बीच वाला स्पेस अपने आप उसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इज लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, कैसी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल्दी से बताइए। बायलेयर होती है ना, लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, बायलेयर, बायलिपिड लेयर और फॉस्फोलिपिड की होती है। दो लेयर्स होती हैं उसमें, किसकी, लिपिड्स की और फॉस्फोलिपिड की। जैसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये क्या है, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बायलेयर है ये, बायलेयर फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है ये पूरी, और इसके बीच बीच में क्या लगे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। जैसे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, फुल एम्बेडेड, पूरा अंदर है ये अच्छे से। ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पर भी होगी, इस लेयर के बीच बीच में क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये फुल एम्बेडेड है, पूरी की पूरी अंदर है। ऐसे ही कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन हाफ एम्बेडेड भी होती हैं, लाइक दिस वे। ये हाफ एम्बेडेड है इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ऐसे ही इसमें कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं। ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन समझ में आता है ना सबको, जल्दी से बोलो, स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। ये कैसी है,
ये है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, लेकिन ये हाफ एम्बेडेड है, पूरी अंदर नहीं है, आधी बाहर है आधी अंदर है, हाफ एम्बेडेड है, ये पार्शियल एम्बेडेड कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें पूरे में ये फॉस्फोलिपिड की तो बाइलेयर्स होंगी ही होंगी इस तरह से। एक्चुअल में इसको यहाँ पर जो ये प्रोटीन्स हैं ये पूरी इसमें प्रेजेंट होंगी इस तरह से। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का एक चैनल होगा, हाफ एम्बेडेड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं ना वो इन्हीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं, यही होती हैं, इन्हीं की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि जो ये प्रोटीन्स होती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, वो इस तरह से एक सिस्टम में अरेंज होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरा होती है सब जगह पे, ठीक है, इस तरह से पूरा, ठीक है। और इन्हीं की वजह से इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहानी जो है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की है। अब हम इधर में बना लेते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ठीक है। एक बार देखिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से बनेगी ना, क्योंकि उसमें क्रिस्टी को भी आपको बनाना है इस तरह से, ये बन गई है ना। ऐसे ही ये इस तरह से ऐसे बन गई ये, ठीक है। सेम कहानी इसके साथ में भी होगी, इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी वही फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स होंगी, है ना। इसमें भी वही एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, सब कुछ सेम टू सेम होगा इसमें भी। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, हाफ एम्बेडेड, फुल एम्बेडेड, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सब कुछ इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा अभी हमने यहाँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्रॉ आउट किया हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये पूरा मैं ऐसे ड्रॉ आउट कर देती हूँ जल्दी से, थोड़ा रफली सा, ठीक है, क्योंकि एक बार हम अच्छे से बना चुके हैं तो है तो सेम टू सेम वैसी ही स्ट्रक्चर ये भी। अच्छा, इसमें और भी क्या है, वही इसमें भी वही इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, फुल एम्बेडेड होंगी, हाफ एम्बेडेड होंगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी, इस तरह से। और इन्हीं का जो सिस्टम है, इसी की वजह से तो हम इनको क्या कह रहे हैं, इसी की वजह से तो हम इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यहाँ होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा वो इस स्टेज पे चलेगा, इस वाले पार्ट में चलेगा, न कि यहाँ पे। अच्छा, इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है, वही पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर, है ना, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? इसको भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको लेबलिंग करके इस तरह से। हाफ एम्बेडेड में ये आ जाएगी, एक्सट्रिंसिक हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज व्हाट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। ये चैनल की तरह से अरेंज है, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चैनल बोल रहे हैं। और ये जो है आपकी वही फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। हाँ, यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, फिर हम थोड़ा सा और स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा नहीं करेंगे फिर यहाँ पे आज की क्लास में, वरना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। No one is responding to me. Is there any problem? मैसेज ही करेंगे आप। वीडियो पॉज। ईच मेंबर हैविंग डबल लेयर, हाँ डबल लेयर्स पूरा का पूरा, चाहे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल है या वो आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल है, वो डबल लेयर ही तो है फॉस्फोलिपिड की। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही ये भी होती है। आया समझ में? हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। अच्छा, एक चीज, टर्मिनल ऑक्सीडेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, हमें पता है। इसमें भी पूरा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे, हाफ एम्बेडेड, एम्बेडेड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एज वेल। इसके बीच बीच में एक स्ट्रक्चर और होगी, और उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होगी जिसे हम कहेंगे ऑक्सीसोम।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी ये ऑक्सीसोम। ठीक है। एक्चुअल में इस ऑक्सीसोम के पास आप केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को एक बार मेमोराइज करिएगा, वहाँ पर हमने F0 F1 फैक्टर्स लिखे थे, वही सेम टू सेम स्टोरी यहाँ पर भी होगी। ये F1 और ये F0। एक्चुअल में ये सब क्या काम करेंगे, किसका काम करेंगे, एटीपी के प्रोडक्शन का यही काम करेगा। एटीपी सिंथेज एंजाइम को यही कैरीड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एटीपी सिंथेज, और यही क्या करेंगे, एटीपी को फॉर्म करेगा। एटीपी जो फॉर्म होगी टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो इसकी वजह से होगी, जिसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ये और एक चीज़ ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में अब देखिएगा कैसे होता है, अब हमें वो समझना है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट हैव 4 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्सेस है, यहाँ तक आप नोट करिएगा, फिर मैं पूरा रब करती हूँ। कॉम्प्लेक्सेस थोड़ा बड़ा है तो हम उसको वहीं पे ड्रॉ करेंगे। अरे बाप रे, वीडियो इतने बार पॉज हो जाती है, ये समझ में नहीं आता। वीडियो स्टॉप्ड नाउ, इज इट ओके? जूम में इतनी प्रॉब्लम है, गूगल मीट ही ठीक करते हैं भैया हमारा, वही एक ऑप्शन है हमारे पास। अभी ठीक है, वीडियो पॉज जैसा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। चलिए, तो आज इसे आप यहाँ तक नोट करिएगा। अब इसके आगे का जो कॉम्प्लेक्स वाला है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है एक्चुअल में 4 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होती है। वो 4 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ अरेंज होते हैं। ठीक है। क्या क्या मॉलिक्यूल्स उनमें होते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फेरस सल्फाइड, इसके अलावा कुछ यूबिक्विनोन, कुछ साइटोक्रोम्स भी होते हैं, जो वही इसी तरह से, यही तो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये सब अरेंज होते हैं एक साथ। ठीक है। और एक्चुअल में ये 4 कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आया, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, मैंने वो उसको दे दिया, उसके आगे कोई खड़ा हुआ है, उसने उसको दे दिया। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और उसी के थ्रू यहाँ पर जो ये NADH हैं, ये रीऑक्सीडाइज करते रहते हैं, ATP जनरेट होती रहती है विद दिस, और वापस से वो ऑक्सीडाइज होकर के फिर से ग्लाइकोलाइसिस और पीसी साइकिल में एंटर करते रहते हैं। और इस तरह से लगातार ATP बनती रहती है, और न ही उनकी सप्लाई खत्म होती है। जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स A होते हैं, ठीक है, उनकी भी सप्लाई खत्म नहीं होती है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ यहाँ तक इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन फेज है वो डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विद दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस के साथ में, और देखेंगे कैसे इसके फाइनल स्टेप पे जाकर के ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी तक हमने कहीं भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, भले से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज तो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज क्लास। रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है मैम, यूट्यूब पे ही वीडियो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। टाटा बाय बाय सबके लिए, टेक केयर। हाँ ओके।